अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग प्लेटफॉर्म। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक पीबी शेले की फेमस पोइम ओज़िमंडियास शेयर करूंगी। और ये जो वीडियो है ये इस तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, क्योंकि ओज़िमंडियास फर्स्ट ईयर के चैप्टर का एक सिलेबस का ये पार्ट है, और सेकेंडली बीएस के इंग्लिश के स्टूडेंट्स जो हैं उनके भी सिलेबस का ये पार्ट है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं इसमें पर्सी बीस शेले जो कि रोमांटिक एरा के फेमस पोइट हैं उनके बारे में भी एक्सप्लेन करूँगी, दैट विच काइंड ऑफ पोइट ही वॉज एंड वाई ही रोट ओज़िमंडियास। और ओज़िमंडियास को सिलेबस का क्यों पार्ट बनाया जाता है इंग्लिश में या बीएस इंग्लिश में या वैसे भी, तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस है ये सारी इस वीडियो में एक्सप्लेन की जाएगी। सो मूविंग टुवर्ड्स द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइट Percy Bysshe Shelley. He is one of the major English romantic poets, and he was born on 4th of August 1792 in England. And in his senior years, he was influenced, or he was inspired by Dr. James Lind, and Dr. James Lind so on encouraged him to take interest in occult. Occult is basically taking interest in supernatural elements, ठीक है, and therefore he became atheist. Now Shelley also published 2 political tracts under a pseudonym. Pseudonym कहा जाता है pen name को. A proposal for putting reform to the vote throughout the kingdom, which was published in March 1817, and then later on his another political work was published, which is named as An Address to the People on the Death of Princess Charlotte, which was published in November 1817. Now moving towards that reason behind why P.B. Shelley wrote Ozymandias. So basically in December he wrote Ozymandias as a part of competition with friend and fellow poet Horace Smith. Horace Smith was his fellow poet, or you can say his good friend, P.B. Shelley's good friend. So they both were keenly interested in archaeological changes which were taking place in Egypt. So they decided to write something regarding that, and so P.B. Shelley wrote a poem named it as Ozymandias, and which became one of his finest work, or you can say this poem is one of the finest sonnets. और अगर आपको sonnets का नहीं पता कि sonnets किस तरह की पोइम को कहा जाता है, सो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइप्स ऑफ पोइम का लिंक ऐड कर दिया, आप उस पर क्लिक करें और डू वॉच दैट वीडियो, बिकॉज सोनेट इज़ वन ऑफ द टाइप्स ऑफ पोइम्स। सो इसके बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इस पर मेरी डिटेल वीडियो आप जाके वो ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको सोनेट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो। नाउ मूविंग टूवर्ड्स वेरी फर्स्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोइम. I met a traveller from an antique land who said 2 vast and trunkless legs of stone stand in the desert. Near them on the sand, half sunk, a shattered visage lies, whose front. So ये फर्स्ट स्टैंजा में एंटीक लैंड का मतलब है कि एक बहुत ज़्यादा एंशियंट या बहुत यूनिक और बहुत प्रीशियस जगह, लेकिन बट अनफॉर्चुनेटली अब उसकी जो हिस्ट्री है और ओवरऑल लोकेशन है, लोकेलिटी है, उसमें उसका कोई ज़्यादा यू कैन से इम्पॉर्टेंस उसकी नहीं है, और अब उसकी वो यूनिकनेस या वो उसकी इम्पॉर्टेंस नहीं रही जो उसकी एंशियंटली या ओल्ड एज में थी, अर्लियर थी. Who said 2 vast and trunkless legs of stone. इसका मतलब ये है that the statue is barely standing and the rest is ruined and you can say missing or hollow, which is suggesting that it is being eaten away by time as well as by the desert, and it's struggling just to survive, and whereas there is nobody to look after or to clean that statue, which is having certain dirt particles stick to it due to having desert nearby somewhere. Okay, so basically उर्दू में अगर मैं इसका आपको बताना चाहूँ तो इसका मतलब ये है कि अब जो वो स्टैचू वहाँ पे खड़ा है, मौजूद है, जो कि इजिप्शियन फ़ारो रामेसिस II का है, वो जो है अब बुरी तरह से एक तरह से तबाह हो चुका है, और उसके जो निशानात है 2 वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन, सिर्फ एक ढांचा सा खड़ा है और बाकी जो है उसमें कोई भी चीज़ प्रेजेंटेबल नहीं है जिसको देखकर जो विजिटर्स हैं, जो टूरिस्ट हैं, उसकी तरफ अट्रैक्ट हों, ठीक है। जबकि असल में अगर हम रियलिटी में देखा जाए तो ये जो एक स्टैचू है ये लेजेंडरी इजिप्शियन फ़ारो
का है, जिसने अपनी ज़िंदगी जो है तमाम बहुत प्राइड में और इन अ प्राउड वे गुजारी है, और उसे अपनी वेल्थ पे, उसे अपनी हेल्थ, वेल्थ और अपने जो रैंक था उस पर बहुत ज़्यादा प्राउड था। एंड ही थॉट ऑफ हिमसेल्फ दैट ही इज़ इमॉर्टल, ठीक है, वो ना ख़त्म होने वाला इंसान है, और कभी भी जो कोई चीज़ है उसको उसकी दस्तरस से बाहर नहीं हो सकती। लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे वी कैन ऑब्जर्व कि उसका स्टैचू भी खड़ा किया गया, लेकिन बाय द पैसेज ऑफ टाइम अब उसको कोई पूछने वाले, उसके स्टैचू को कोई लुक आफ्टर करने वाला नहीं है, और जो डेजर्ट से जो डर्ट पार्टिकल्स आते हैं वो उसके स्टैचू के साथ लगते हैं, लेकिन उसको कोई भी क्लीन नहीं करता। नो वन केयर्स अबाउट दैट। नाउ मूविंग टू वर्ड सेकंड स्टेंजा. And wrinkled lip and sneer of cold command tell that its sculpture will those passions read, which yet survive stamped on these lifeless things, the hand that mocked them and the heart that fed. इस सेकंड स्टेंजा में पीबी शैले जो फ़ैरो है, जो रेमेसिस II है, जिसका स्टैचू है, उसकी यानी कि लाइफ से कंपेयर कर रहा है उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस को, कि जब वो ज़िंदा था उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस कैसी थी, और अब जब वो मर चुका है और उसका यहाँ पे स्टैचू डिस्प्लेड है तो उसकी अपीयरेंस कैसी है, वो उन दोनों को कंपेयर कर रहा है। और वो बता रहा है कि अब जब वो लाइफलेस है, सो ही इज़ नॉट एबल टू रिमूव द डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम हिमसेल्फ, टू क्लीन हिमसेल्फ, और यू कैन से बेसिकली द पोइट इज़ मोकिंग हिम ऑन हिज, यू कैन से मिजरी, ऑन हिज हेल्पलेसनेस, कि अब वो कुछ भी नहीं कर पाता। एंड द स्नीर ऑफ कोल्ड कमांड, मतलब जो उसकी स्कॉर्नफुल या कंटेम्पशियस लुक्स हैं, अब उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसकी जो लुक्स हैं वो किसी को भी अब डराती नहीं है, कोई भी उसे डरता नहीं है, क्योंकि सबको पता है ये एक स्कल्पचर है या फिर एक स्टैचू है, और ये कभी भी जो इंसान है वापस ज़िंदा नहीं होगा, और कभी भी हमें आके ये बैडली ट्रीट नहीं करेगा। बेशक हम इसका ऑर्डर माने या ना माने, इसको बेशक हम साफ़ करें इसके स्टैचू को या ना करें, इसके स्टैचू को बेशक हम ओबे करें, यू कैन से इसको हम लोग प्रेज करें या ना करें, इट हैज़ नथिंग टू डू विद अस एंड ही कांट रूल अस एनी मोर। सो बेसिकली अगेन वो यहाँ पे सटायरिकल टोन और मोकरी यहाँ पे यूज़ कर रहा है, एलिमेंट ऑफ मोकरी जो कि पोइटिक डिवाइस है, उसको यूज़ करते हुए हमें बता रहा है कि अब जो स्टैचू है एक प्राउड फ़ैरो का, वो बिल्कुल हेल्पलेस है। नाउ मूविंग टू वर्ड स्टेंजा 3 विच इज़, and on the pedestal these words appear, my name is Ozymandias, king of kings, look on my works, ye mighty and despair, nothing beside remains round the decay। और ये स्टेंजा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें पोइट कहता है, पीबी शैले कहता है कि जो उसका पेडेस्टल है, यानी कि जो उसका जो एक स्टैचू है उस पर लिखा गया है कि मेरा नाम ओज़िमेंडियास है और मैं किंग ऑफ किंग्स, यानी कि किंग्स का भी किंग हूँ, लेकिन और मेरे जो काम है वो बहुत माइटी है, और बहुत बड़े बड़े मैंने काम किए अपने एरा में, और जब मेरा यानी कि रूल था उसमें मैंने बहुत ज़्यादा बड़े काम किए, और मैंने बहुत इस्टेब्लिशमेंट्स वगैरह कह लें इस तरह सब कुछ किया, और मेरा बहुत ज़्यादा मेरी लुक्स जो थी वो बहुत स्कॉर्नफुल थी, और मैंने सब पे रूल किया। मगर यहाँ पे आप नोट करिएगा कि पीबी शैले की जो टोन है वो आयरॉनिक हो जाती है। आयरॉनिक मतलब रियलिटी वर्सेस अपीयरेंस, कि अब रियलिटी उसकी ये थी जो वो बता रहा है, लेकिन साथ ही साथ एंड डिस्पेयर नथिंग बिसाइड रिमेन्स राउंड द डिके, लेकिन जैसे ही वो उसका डिके हुआ, यानी कि वो मॉर्टल हो गया, वो यानी कि इस दुनिया में नहीं रहा और उसकी डेथ हो गई, और उसका स्टैचू डिस्प्ले कर दिया गया इंस्टेड ऑफ हिम। सो उसका जो सब कुछ था वो होपलेसनेस, उसको जो उसका स्टैचू है वो डेलिनेट करता है होपलेसनेस, डिस्पेयर, कि कुछ भी दुनिया में परमानेंट नहीं है, कोई भी होप जो है अगर हम उम्मीद लगाते हैं दुनिया से तो वो हमेशा के लिए नहीं है, इट्स जस्ट टेम्प्रेरी एज द वर्ल्ड इज़, ठीक है, और कुछ भी हमेशा नहीं रहेगा, नथिंग बिसाइड रिमीन्स, कुछ भी नहीं रहता हमेशा के लिए। और वही उसकी स्कॉर्नफुल जो लुक्स थी वो उसकी ज़िंदगी में, और जो वो किंग ऑफ किंग्स यहाँ पे कहता है कि मैं हूँ, तो वो सिर्फ दुनिया के लिए जब तक वो अलाइव था तब तक था, लेकिन अब जब वो उसका स्टैचू वहाँ पे डिस्प्ले है तो nobody cares for him. So moving towards the last couplet, which is of that colossal wreck, boundless and bare, the lone and level sands stretch far away. सो जैसे कि हमें पता है क्लोजर का मतलब होता है जेनेटिक, और यू कैन से एनॉर्मस। सो जितनी भी उसके एनॉर्मस लुक्स थी, ऑर्डर्स थे, सब कुछ था, उसका जो रूल था, उसका प्राइड था, ये सब चीज़ें थी। अब वहाँ पे जब स्टैचू उसका सिर्फ रह गया, और स्टैचू में भी कुछ रिमेनिंग पार्ट्स उसके वहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि एज नोबडी केयर्स फॉर हिम, और कोई उसको लुक आफ्टर नहीं करता उसके स्टैचू की। सो अब कोई भी जो है, जो द लोन एंड लेवल सैंड स्ट्रेच फार अवे, सो अब उसके इर्द गिर्द सिर्फ और सिर्फ हम लोनलीनेस को देख सकते हैं,
जो कि दूर दूर तक फैली हुई हैं, क्योंकि उसका स्टैचू, अगेन रिमाइंडिंग यू, क्योंकि उसका स्टैचू जो है वो एक डेजर्ट में प्लेस्ड है, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट द पोइम, अगेन एंड अगेन वही थीम को पूरी पोइम में उसने 3 स्टैंजाज और एक कपलेट में डेलिनेट किया है कि जो ज़िंदगी है, लाइफ है, वो बिल्कुल टेम्पररी है, और उसको आप लोग कभी भी ये ना समझे कि अगर आप किसी के ऊपर अभी रूल कर रहे हैं सो इट्स फॉर एवर, नो इट्स नॉट, इट्स जस्ट टेम्पररी एंड फॉर इट्स जस्ट फॉर टाइम बीइंग। सो you must not have proud, you should not have pride in yourself, and one must be humble enough to deal with the world, or to understand the fact that the world is temporary and it has to end one day. So this is all from my side regarding Ozymandias by PB Shelley. आई होप सो कि आपको ये पोइम जो है उसका कॉन्सेप्ट है, इसका जो थीम था, मेजर एक्सप्लेनेशन थी पूरे स्टैंजा 3 स्टैंजाज की, और साथ ही साथ PB Shelley itself, सो आपको क्लियर होगी। And if you have any request or any question, you can comment in the comment box. And if you like my video, do press the like icon, do subscribe my channel, do share it, and keep watching Learning Platform. Thank you.